नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जब कोरोना काल में हमारा जीवन स्थिर बना हुआ है, हम सभी की दिनचर्या लगभग अस्त व्यस्त हो चुकी है। हम सभी अपने अपने घरों में रहने को विवश हैं। तो ऐसे समय में हमारे माननीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी की प्रेरणा से प्रमुख सचिव श्री मुकेश कुमार मेश्राम जी, निदेशक एवं विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री शिशिर जी के मार्गदर्शन में हमारी अकादमी एक नवीन पहल के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित है, लेकर रंग समागम 2020। इस रंग समागम के माध्यम से वेबिनार के जरिए हम जुड़ते हैं कला जगत की उन तमाम विभूतियों के साथ जिन्होंने कला जगत में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है और एक मानक स्थापित किया है। इसी क्रम में हमारे कल के जो मेहमान थे श्री रामचंद्र सिंह जी, उन्हीं से साक्षात्कार का आज दूसरा भाग आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। सर, ऐसा बताया जाता है कि हबीब सर द्वारा ही अभिनेता से आपको निर्देशक की जिम्मेदारी दी गई। तो नया थिएटर में एक ये नया अनुभव था, तो क्या क्या चुनौतियां आई और किस तरह आपका काम का तरीका बदला या किस तरह से आपने काम की शुरुआत करी? 90 जैसे कि मैंने बताया 92 में आया मैं जी। 93 में देख रहे नयन होता है, 94 में मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसमें उसमें भी मैं वो जो दो होते हैं ना सामन, थीसियस के साथ ड्रेमेटियस किया। ड्रेमेटियस का वो ऐसा है कि अच्छा, कोई भी शो ऐसा नहीं था जिसके कम से कम खराब नाटक भी हुए हैं, जिसका जिक्र मैं करूंगा। खराब नाटक भी 25 शो से के बाद ही बैठता है। अच्छा। हाँ, खराब हो जाए तो, नहीं तो वो 100 से ऊपर शो नहीं हो तो फिर वो शो का कोई, फिर वो रेपर्टरी कहलाने का कोई औचित्य नहीं है, प्रोफेशनल कहलाने का कोई औचित्य नहीं है बकौल हबीब साहब। तो मुद्दा राक्षस का शो उन्होंने कमानी को बुक किया ये नाप तोलने के लिए। वो नया नाटक करते थे तो शो बुक कर, ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ स्पॉन्सर शो। अब देखिए प्रोफेशनल है, उनका पैमाना क्या था आंकने का। शो बुक किया कमानी, और रेगुलर 5 शो मुद्दा राक्षस के। अच्छा। 5 दिन और 5 दिन 5 शो, उसका किराया अब तो शायद 80,000 हो गया है प्रतिदिन, उसमें 60,000 हुआ करता था। अच्छा। ये बता रहे हैं हम आपको तकरीबन 2000 सन 2000 के आसपास, मतलब 96 97 में तो भारत भवन बुक किया था वहां देखने के लिए। यहाँ तो भीड़ हुई, यहाँ पैसा कमाया नाटक। फिर चूंकि दिल्ली छोड़े हुए थे, कम ही दिन हुआ था, दिल्ली में उनका दिल्ली घर जैसा था, दिल्ली में सारे नाटक दिल्ली में ही किया था, तो कमानी बुक किया ये देखने के लिए कि क्या मुद्दा राक्षस में जान है क्या। अच्छा, ये कारण, एक तरीका ये है डायरेक्टर बनने के पीछे। ये क्या, ये बात बता रहा हूँ कि डायरेक्टर की जो तौफीक होती है ना, हर शो में जी, जितने शो होते थे, हर शो में जाके ऑडियंस में जाके चुपचाप पीछे से बैठ जाते थे। एक शो भी छोड़ते नहीं थे कि यहाँ शो हम नहीं, हरियाणा के गुड़गांव में है तो नहीं जाएंगे हम, और दिल्ली में है तो जाएंगे। जगह की प्राथमिकता उनके लिए, जितना जितना छोटा कस्बा है, जितना एक कस्बे इसका चौराहे का मंच है, उतना ही कमानी का भी है, उतना ही पृथ्वी थिएटर का ही अहमियत है। तो कहीं भी ऑडियंस जाते थे, ऑडियंस के पीछे बैठ जाते थे, ऑडियंस का रिएक्शन जानने के लिए। ऑडियंस अगर कहाँ जमाई लेती है कि किस सीन में बात करती है, कि किस सीन में मजा आता है, ये इसलिए भी होता था कि उसका संबंध कलाकारों के तनख्वाह बढ़ाने से भी था। कि जिस कलाकार को पसंद करती, बिल्कुल प्रोफेशनल तो उस पे कसौटी पे कसते थे। जिस कलाकार को अगर ऑडियंस कह रही है फुसू फुसू, वाह क्या बात है, क्या रही, वो कहते हैं ना, जब ऑडियंस चुपचाप बैठते थे, ये कोई नहीं देखता था कि हबीब साहब बैठे हैं। कोई खाली सीट हो जाके बैठ जाए, खड़े हो जाए, सीट नहीं हो चुपचाप खड़े हो जाए पीछे, और देखते रहे, सिर्फ ऑडियंस को देखने और अपने एक्टर को भी देखने
कि हमने जो किया है, क्योंकि मीडिया जो है थिएटर का वो एक्टर का मीडिया है कहने को। अब फिल्म का मीडिया डायरेक्टर का है, लेकिन अब उल्टा हो गया है। फिल्म का मीडिया एक्टर का हो गया, स्टार के नाम पे फिल्में चलती हैं और थिएटर जो है डायरेक्टर के नाम पे चलता है। लेकिन एक्टर का मीडियम जो है, माध्यम जो है एक्टर का है थिएटर। क्योंकि एक्टर, अब आप रिहर्सल करके गए, आप वहाँ के बादशाह हैं, क्या कहते हैं क्या रुकते हैं, डायरेक्टर जो कह रहा है उसको आप कहते हैं कि अपने मन की कहीं सीन ना बढ़ा दें, घटा दें, डायलॉग काट ना दें, दूसरे डायलॉग ना जोड़ दें, या जैसा कहा डायरेक्टर वैसा करें कि नहीं करें, आपके ऊपर है। पूरा थिएटर, पूरा मंच जो है एक्टर का है और डायरेक्टर खत्म है वहाँ। सत्यदेव दुबे करते थे, सत्यदेव दुबे जब नाटक करते थे, मैंने देखा है कलकत्ते में उनका शो। ये तो हुआ कि तजुर्बे बहुत हुए नया थिएटर, जैसे कलकत्ते में है, उनके नाटक देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, और कुछ कोई काम नहीं, सिर्फ फिल्म देखना, नाटक देखना या नाटक करना, बस। तो सत्यदेव दुबे साहब ने कहा ये है मेरा नाटक, और नाटक ये दर्शक और एक्टर, मंच पे एक्टर है, हम कहीं नहीं, एक्टर है, दर्शक है, आप लोग जाने। अब जैसे एक्टर हमारे जिस तरह से आपको दिखाएं, आपको जिस तरह दिखना चाहे, मैं बॉम्बे चला, अब गए कि नहीं वो अलग बात है। तो हर शो के बाद ताजा करने के लिए वो सीन में कुछ न कुछ तब्दीली करते रहते थे, मूवमेंट तब्दीली करते थे। एक तो एक्टर को देखा था, और देखा कि जब एक्टर जब जाता है मंच पे शो करने, परफॉर्मेंस के दौरान, रिहर्सल में जितना नहीं खुलता है उतना मंच पे खुलता है। तो जो खुलने वाली चीज है उसमें हबीब साहब को और चीजें नजर आती थी कि एक्टर के में कि ये भी करें, एक मूवमेंट और देते हैं, इसको एक डायलॉग और जोड़ देते हैं, क्योंकि डायलॉग खट से आके लिख दिया, बोले कि ये बोलना जरा सा, तो ये इसलिए भी देखते थे जी। तो जब 5 शो हुए कमानी में, 60,000 का उसका किराया था जी, टिकट से था, किराया निकाल के कम से कम 5 लाख रुपया, एक शो एक्स्ट्रा किया था चरणदास का, उसका एक 80,000 1 लाख वो अलग था। ये समझिए कि मुद्दा राक्षस 4 लाख 20 सवा 4 लाख रुपया ये मुद्दा राक्षस टिकट को काट के कमा के लेके आया। तो फिर उसके जब उनको लगा कि नहीं अब फिर वो कलकत्ते में भेजना शुरू किया, नहीं अब कलकत्ते चलेंगे, वहां शो करें 2001, ये चलता रहा। तो ये जो डायरेक्शन का जो है गाहे बगाए, एक्टर को, अगर एक्टर सही से है, अच्छे डायरेक्टर के साथ है, तो गाहे बगाहे न चाहते हुए भी उसके अंदर मन में कॉन्शियस रूप में कुछ चीजें बैठती जाती हैं। हम पेंटिंग देखने जाते हैं, पेंटिंग दिखाने ले जाते थे, चाहे से भी लोग पेंटिंग देखने, पिकासो की पेंटिंग है, चाहे रजा की पेंटिंग है, रजा साहब की पेंटिंग है, समझ में नहीं आता है। हम लोग कहते थे कि सर ये समझ में नहीं आता क्या है, बोले कि कुछ नहीं है, देखो सीन कहाँ से बनता है। हम सीन, तुम थिएटर करने चले हो तो थिएटर तो साहित्य है, पेंटिंग है, थिएटर तो सब है, डांस है। थिएटर हो क्या जिसमें सारा कुछ, थिएटर की यही सबसे बड़ी खासियत है, सबसे पॉपुलर होने का कारण है थिएटर, कि इसमें आपको नृत्य भी मिलेंगे, गाने भी मिलेंगे, आपको कहानी भी मिलेंगी, आपको पेंटिंग भी देखने। अब सीन जो बना रहे, अब सीन में पेंटिंग का, अब एक डायरेक्टर क्या करे, पेंटिंग देखो इसमें कितनी कैसे एडजस्ट है, चीजें कहीं ज्यादा नहीं है, कहीं स्टेज ज्यादा भारी नहीं है, कहीं कम नहीं है, पूरे पैमाना होगा, एक नाप तोल से होता है पेंटिंग। जैसे भी हो, ब्रश फेंक दिया तो भी फेंका हुआ, अगर एक कुछ इधर लगा तो उसका वो बैलेंस वो कर रहा है। तो इसलिए आप लोग कम से कम डायरेक्टर की डायरेक्शन की नजर से इमेजिनेशन मत लगाइए, जाइए, आपका इमेजिनेशन जाए भाड़ में। इमेजिनेशन लगाना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या बनाया है, लेकिन नहीं लगाएं तो एक डायरेक्टर की नजर से तो देखोगे, एक एक्टर की नजर से तो देखोगे कि हाँ एक एक्टर अगर खड़ा है, डायगोनल खड़ा है, अगर वो डायगोनल खड़ा है, उधर से डायगोनल खड़ा हो कि फ्रंट खड़ा हो, ये तो आएगा ना अनकॉन्शियस रूप में आपके अंदर चीजें देखने से। आपको उसको मत लिखिए, मत पढ़िए, आप देखिए ऐसे। कोई देखने में, घूमने में, ट्रेवलिंग में ही पूरा साल निकल जाता था, पता ही नहीं चला, इस उम्र तक आ गए, पता ही नहीं चला कैसे उम्र निकल गई, पता ही नहीं चला, कभी एहसास ही नहीं हुआ, इतने हंसते खेलते जिंदगी गई, मालूम ही नहीं हुआ। तो जब बीमार आके पढ़ने लगे थे, तो जैसे वो किया, उषा गांगुली जी के साथ, ग्रुप के साथ किया था, 2005-06 में किया विसर्जन,
अच्छा। विसर्जन किया तो उषा जी ने मदद किया उसमें, डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन था, उषा जी की राय वगैरह। उस समय 2006 में भी थे, लेकिन 2006 में उनका एक्सीडेंट थोड़ा सा, सीढ़ी से विज्ञान भवन में दिल्ली में एक लेक्चर के उतरते गिर गए थे, तो फ्रैक्चर हो गया था कमर में, तो पतली सी क्रेक आ गई थी हड्डी में। तो अब से थोड़ा सा वो छड़ी से चलने लगे थोड़ा, तो फिर जो उठ उठ के बताते थे जाके स्टेज, अभी सब खट से खड़े होकर बताते थे स्टेज, अगर मूवमेंट कोई गलत ले रहा है बोले कि नहीं नहीं ऐसे जाओ, फिर दूर से बता रहे नहीं ऐसे डायगोनल जाओ, नहीं इनकी तरफ जाओ, फलना की तरफ, राम की जाओ, अगर नहीं गया तो खट से खड़े होकर बताते थे कि उल्लू का पट्टे ऐसे चलो। लेकिन अब वो चीजें जो है छड़ी पकड़ के नहीं होता था, फिर वो कहते थे किसी से कहते कि राम जरा बता दो। हाँ, हम भी एक्टिंग कर रहे हैं, हम रघुपति करते हैं उसमें। वो राजरक्त के नाम से नया थिएटर में हुआ, जिसमें बाद में लिखा उन्होंने, अभी साहब ने जोड़ा राजर्षि का, विसर्जन में जोड़ा राजर्षि उपन्यास का, तो राजरक्त बना, जिसको सबसे बड़ा शो जो है हुआ आपका फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में, उतना पॉपुलर शो कहीं नहीं हुआ। तो उस नाटक में जो उनका निर्देशन का आखिरी था, उसके बाद से कोणार्क करने चले, लेकिन प्रोसेस में था तब तक ही चले गए थे। तो उस नाटक में थोड़ा सा वो मतलब मुझे काफी फ्री छोड़ दिया मूवमेंट। लाहौर में, जिन लाहौर में पहलवान करता हूँ, लाहौर और देखा होगा, उसमें भी फ्री छोड़ दिया, जहाँ ये एरिया है तुम्हारा मूवमेंट, एक्टर को फ्री छोड़ते। क्या बात, एक्टर को फ्री छोड़ते। सर ऐसा भी बताया जाता है कि आप आधुनिकता में लोक का समन्वय बहुत अच्छे से करते हैं, तो इसके पीछे का क्या प्रोसेस रहता है, क्या ऐसे विचार रहते हैं? लोक और देखिए, लोक और आधुनिकता जी, ये लोक से ही आधुनिकता निकला है। जब हम लोक का, फोक साहित्य का पढ़ते हैं, फोक साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, तो ये काफी सब तो हजार गिनती में तो नहीं, लेकिन कम से कम ये तो है कि कहीं लिखा है 5000 साल पहले से, और इनके आने मतलब अपना ग्रीक थिएटर, और ग्रीक थिएटर यूनान थिएटर कहते हैं कि वहां से शुरुआत हुई है। लेकिन ये भी है कि सबसे पहले हिंदुस्तान में तो फोक थिएटर था। अब ये है कि यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया, लिखित नहीं, जैसे फोक थिएटर कहीं लिखित उखित नहीं हुआ था, वैसे भी तो ये इसलिए वो हो गया। लोक का देखिए, कथानक के अनुसार, कथानक के अनुसार उसमें फोक का और आधुनिकता का दरअसल कथानक होता है। अगर कथानक किस परिवेश का है, एक उदाहरण से बताएं हम आपको। जी, ऐसे कहने में तो हो सकता है ना समझ में आए। जैसे विसर्जन में, विसर्जन बहुत लोग विसर्जन का मिसाल इसलिए दे रहे हैं कि बहुत जगह किया गया है, तमाम कंपनियां करती हैं, उसमें है लिखित है कि बलि प्रथा पे है नाटक हो। जी, बलि प्रथा जब होती है, इसमें सीधे नाटक में तो सीधे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है कि बलि दी जाती है, और बलि दे करके बलि दी गई, और उस पे वो खून देखा अपर्णा ने, और इसे जय सिंह से जाके कहा, और जय सिंह, एक लड़की ने, हिस्ट्री ये है, एक बच्ची थी उसने खून देखा, उस भाई ने खून देखा, और जो है लड़की मर गई, और भाई उसका राजा से कहता है कि इतना खून क्यों, मेरी बहन कहाँ गई। लेकिन वो खून जब देखती है, अपर्णा के बकरी के बच्चे को जब मारा जाता है, तो उसका हृदय द्रवित होता है, जय सिंह पे पड़ता है। कहानी ये है। अब देखिए उसमें क्या करना होगा, कैसे करते हैं ये मतलब सुन लें तो हो सकता है कि और लोग भी करें। अब जब बलि दी जाती है, आप देखिए गाँव में, ये दरअसल रिसर्च का काम, मतलब ये इमेजिनेशन का काम है, कल्पना करने का भी काम है। जब गांव में बलि दी जाती है, तो बकरे को माला वाला पहना के और बड़े गाजे बाजे के साथ और मंगल गीत गाते हुए जाते हैं लोग, डांस नृत्य करते जाते हैं। जी। तो जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, हमने कहा कि जब जा रहे हैं ये, तो जरूर हंसी खुशी का होगा, ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं है। अच्छा, तो नहीं है कि नाच गाना होगा या ये होगा। अब उसमें गाना एक जोड़ा गया,
जब बूढ़ी उड़ी धुमन गगन में छाजे, बरगे सूरज की हो, तोरे ज्योत महामाई दुर्गा के नरेगे सूरज की। या दूसरा गाना है माँ माँ के ऊपर एक गाना याद आ जाएगा अभी बोलते हुए। तो ये जो है इसमें एक ये देखिए, अब जब इसको करेंगे तो गांव में जब मंदिर है तो जब बलि दी जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें फोक का इस्तेमाल होगा, गांव के लोग जाएंगे, फोक गाने होंगे, डायलॉग होंगे गाना उसके फोक में। रवीन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, अक्रूर है, एक दो और है, हारू है, नारू नारू है, तो लिखा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये बलि का ऐसे 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 है। तो उसको जोड़ना है, उसमें सीन को फोक को जोड़ना है, इसलिए कि ये ट्रेजेडी है जी। खाली ट्रेजेडी आप 1.5 घंटे का प्ले भी बनाए, 1 घंटे पौने 2 घंटे का है, तो इतने लोगों पे वज्र माथा। एक तो ऑडियंस जब जाएगी तो जाती है कि कम से कम प्रोडक्शन को मनोरंजक बनाने में ठूसी हुई चीजें ना लगे, लेकिन मनोरंजक भी लगे, ये देखना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट पढ़ने पे अपने आप पता चलते जाता है कि क्या करना चाहिए। जी। तो वो गाने आ गए, जब वो उसकी गुणवती कहती है कि हाँ ले जाओ पूजा, ले जाओ बलि, अब वो बलि के पूजा जाती है तो उसमें अब वो ये गाना वहां आ गया। अपर्णा जाती है एक जगह है कि चलो मेला देखने, स्क्रिप्ट में ये नहीं है कि मेला कैसे होगा, अब मेला देखने चलो, मेला कैसे देखेंगे, अब मेला देखने में मेल वो फुहारे लगा दें, ये लगा दें, वो थोड़ा सा अनड्रामेटिक होगा और वो लगेगा कि हिस्सा पीटा है। तो उसमें मेले के लिए कुछ इम्प्रोवाइजेशन करवाया गया डायलॉग, मेला जा रहे हैं देखने, मेले में क्या क्या होगा, चलो मेला देखने, देवी ऐसी रूठ गई हैं तो ऐसे हो गई हैं, तो राजा ने मना कर दिया। ये एक्टर का काम है और डायरेक्टर का इम्प्रोवाइजेशन करवा के, और फिर उसमें चलो एक गाना उसमें भी रखते हैं, तो एक गाना उसमें लगा दिया, बैठ पहुना पीले पीले। पहुना का जब होता है कि स्वागत में होता है, बैठ पहुना बैठ पहुना बीड़े पीले, पहुना भगत लागे पागे हो, तो तोरे हो रे ओ माया हो रे ओ पहुना। तो ये जो है ना, ये शब्द याद नहीं है लेकिन इसी तरह हल्के धुन पे है। जी, जी। अब एक जय सिंह का सीन खत्म हुआ है और कहता है रघुपति की जाओ तुम किसी तरह राज ले करके आओ, और ये वहां पे टेंस सीन है, और टेंस सीन में दूसरा सीन है। दूसरा सीन दरअसल हम भी करते हैं कि नाटक में जो जो सीन है उसको कहाँ पे बैठाना है कि नाटक सुचारू चले, वहां से जोड़ते हैं। जैसे कोणार्क किया, अभी साहब कोणार्क कर रहे थे तो अभी रीडिंग चल रही थी, वो कास्टिंग कर रहे थे, और फिर उसमें कहने लगे थे कि राम वो लगता है कि तुम ही डायरेक्ट करोगे क्योंकि मुझे कमजोरी बहुत हो रही है। उन्होंने अरे सर आपकी उनके रहते तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, आपके रहते कि नहीं मैं सुपरविजन करूंगा, करना इसको। तो खैर उसी दौरान चले गए, तो डायरेक्ट अब चले जाने हाँ, तो वो जाने की कहानी ये है, मतलब डायरेक्टर बनने की कहानी इसी से मिलता जुलता ये है कि एक दो जब 2006 में वहां देखा था कलकत्ते में कि हाँ थोड़ा सा इसमें शायद अभिनय की आ गई है, और फिर आकर के मैं नया थिएटर के नीतिगत मामलों का सारा काम करने लगा था। नीतिगत मामले जैसे अकाउंट, पैसे से पेमेंट, और आर्टिस्ट और आने आर्टिस्ट का जाना आना, शो में जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री से जैसे हम गए चले गए वो शूट पे एक बार इसने अरुण सिंह जी ने भेजा था हमें उत्तरकाशी, और स्वामी भाई थे उसमें, राघव जी प्रोड्यूसर थे, उन्होंने हमको याद किया था, बड़ा मुझे अच्छा लगा, पहली बार चलो हमारे अग्रज लोगों ने भेजा। तो उत्तरकाशी भेजे थे तो वहां भी हबीब साहब कहे कि जाओ वहाँ, फोन दिया नया थिएटर से खरीद के, फोन लेते जाओ क्योंकि उनसे बात करनी है अंडर सेक्रेटरी से, और ये बात करनी है शो वगैरह कुछ ग्रांट का, कुछ शो की बातें हैं क्योंकि वो थाना था शायद जर्मनी वगैरह। तो ये जिम्मेदारियां धीरे 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 जो वो मिलने लगी थी, और फिर जब बीमार पड़े तो बीमार पड़ गए, जब हम गांव गए थे, उसको मीटिंग होने वाली थी, नया थिएटर की डायरेक्टर चुनना है रामचंद्र को। तो मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ इस मामले में कि वो बीमार पड़े, होश आया तो अपना उन्होंने
वसीयत लिखा, जो भी वसीयत उनके खानदान में सबके लिए लिखा वसीयत। फिर नया थिएटर को उन्होंने पूछा वकील ने, तो बोले कि नया थिएटर को में नया थिएटर का वसीयत क्या है, तो सोसाइटी है, उसमें क्या है, और नया थिएटर वो कलाकारों का है। तो बोले कि सर वो कौन चलाएगा, बोले कि रामचंद्र। अच्छा। वकील से वो लिखवा दिए। तो ये वही मैं मतलब ये बड़ी बात है कि आप मुझे उस चीज का बाद में इल्म हुआ अभी जा करके कि एक व्यक्ति, अच्छा चूंकि मुझे वास्तव में, मैंने कहा ना, मुझे एक्टिंग का शौक था, मुझे एक्टिंग में बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे बतौर एक्टर शायद अपने हमारे बीने के लोग जो बाहर हैं बॉम्बे वगैरह में, अग्रज लोग शायद नहीं देखा है, वो नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे एक्टिंग का ही दौर। और एक्टिंग में मैंने बताया ना कि 93, फिर उसके बाद से जितने नाटक हुए सब अभिजीत वगैरह गए जाने के बाद भी, लेकिन हम रहे और सारे मेन रोल करने लगे हम। जहरीली हवा इंडो कैनेडियन फिल्म, इंडो कैनेडियन राइटर और कनाडा का स्पॉन्सर था, और वहां से कनाडा से एक्टर बुलाते हैं, अमेरिका से एक्टर टेरी एलन एक्ट्रेस आती हैं, कनाडा से डेविड फ्रांसिस आते हैं एंडरसन करने। एंडरसन के बीच में जो मेन भोपाल गैस कांड पे, भोपाल गैस कांड का मेन सीईओ जो होता है वो रामचंद्र सिंह करते हैं जी। और लखनऊ का आदमी है, और लखनऊ का आदमी है वो अपना जाके अमेरिका में बस गया और उसको एनसीओ बनाया गया, मतलब सीईओ बनाया गया। तो वो करते हैं। उसके बाद से मैणी संहार में फिर दुर्योधन करते हैं। तो जितने नाटक हुए सब में जब मेन रोल करने लगा तो उनका बताना जो है फिर कम होने लगा मेरे पर। मैं मूवमेंट फिर अपने आप होने लगा। उन्होंने छोड़ दिया फिर अपने आप से सारे मूवमेंट अपने आप, मूवमेंट टर्न जो भी है सब कर, बस उसमें थोड़ी सी दे देते धीरे से इशारे में कि थोड़ा सा यहाँ ज्यादा हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है। एक मूवमेंट में नहीं, मूवमेंट में मेरी मूवमेंट की वो दाद देते थे, वो क्लास करते थे। जब एनएसडी में शंभू मित्रा फाउंडेशन बना उनके गुजरने के बाद, तो क्लास करने गए तो पूछा लोगों ने मूवमेंट के और मूड के और मॉड्यूलेशन के, बोले कि रामचंद्र को आप लोग देखिए। अच्छा। और 2 नाटक देखिए, मुद्दा राक्षस देखिए और लाहौर देखिए, और दोनों मूड देख लीजिए, और हम आते हैं आए हैं शो करने, देख लीजिए। तो ये मूवमेंट की उन्होंने बड़ी तारीफ की। और बाकी कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टर जानबूझ के नहीं चेंज होता है, जानबूझ के मॉड्यूलेशन नहीं होता है। तो ये चीजें जो बताते थे, तो इसका ये हुआ कि जब वो कह दिया कि फिर हमको खबर फोन किया गया कि बधाई हो रहा, हबीब साहब ने वो कर लिया, तुम्हें डायरेक्टर बना दिया है, उनका लगता है कि चांस कम लग रहा है। फिर मुझे उतनी खुशी नहीं हुई, डायरेक्टर बनने की खुशी सही में नहीं हुई जी। क्योंकि वो खुद अपने बारे में बताते थे। मुझे वो दिन याद है कि उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे गया था एक्टर बनने दरअसल, और एक्टर बनने गया था, रिक्टा में थे बलराज साहनी साहब थे, बलराज साहनी ने मुझे एक्टिंग सिखाया है कहिए सही में तो, और जो कि मारा ओरा भी था, पीटा उटा भी था। और वहाँ पे इप्टा में लोग, आज़ादी का समय था, इप्टा में जेल गए जो अंग्रेजी सरकार हुकूमत के विरुद्ध करते थे नाटक, जेल गए, सब लोग जेल गए, हमारे सीनियर, हमको बना दिया गया डायरेक्टर की, चलो ये नाटक है छोड़ के गए लो तुम डायरेक्ट करो। तब से मैं डायरेक्टर बन गया। वो चीज़ मुझे याद थी, हमने कहा यार वही हुआ, अभी साहब फिर डायरेक्टर बना दिए। खैर, तो हमें नहीं लगता था कि हम डायरेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जब गए कोणार्क उठाए, कि कोणार्क उनका था कि करना है, तो इमोशनली भी जुड़े हुए थे उनसे कि उन्होंने छोड़ा है हमको, हमें पूरा करना है। हमने कहा कि यार कोणार्क जो है ये है कथानक, जो है ये कथानक है उड़ीसा के सूर्य मंदिर की, जगदीश चंद्र माथुर साहब का लिखा हुआ जी, उड़ीसा की पृष्ठभूमि में है। तो ये अगर हिंदी में इसको करते हैं, तब तक जब तक उड़ीसा का इसमें लोक नहीं समावेश होगा, क्योंकि उड़ीसा में इसके स्थापत्य में जो लोग काम कर रहे थे, जो कारपेंटर, उसका मेन रोल बीसू है, बीसू मैं ही कर रहा था। अच्छा। हम जब तक उड़ीसा नहीं जाएंगे तो मैं अपने नाटक डायरेक्शन भी करता हूँ और एक्टिंग भी करता हूँ, गाय बगैर मेन भी करता हूँ। क्या बात बहुत बढ़िया। एक रखते हैं, एक असिस्टेंट रखते हैं, एक लड़का है हैदराबाद का के पास, उसको रखते हैं जी। तो हम जब तक उड़ीसा में नहीं जाएंगे
और वहां के उनके फोक नहीं सुनेंगे, गाने नहीं सुनेंगे, तब तक ये बात नहीं बनेगी। फिर पूरे दल बल के साथ गए हम, एक महीने कोणार्क में रहे, वहीं सबका खाना पीना, रिहर्सल, और उड़िया धुन इसमें लिया, उड़िया गाने लिए। क्या बात। और ये जो उसके वास्तुकार जो थे, जो बनाते थे मूर्तिकार लोग, वो उनसे उड़िया वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के मजदूरों के साथ, कलाकारों के साथ उठना बैठना, उनका कैसे बैठना, कैसे उठना है, किस तरह चलेंगे, तो ये सब बैठ के दोनों का तालमेल हुआ, दोनों साथ काम किए और सबको लेके आए यहाँ पे। भारत भवन में उसका ओपनिंग शो हुआ, फिर दिल्ली में हुआ, फिर श्रीनगर में हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि वो वहीं से थी, वो अपने आप जब अब डायरेक्शन करते हैं। अब देखिए हेमलेट किया, हेमलेट में गाने डाले हमने। अच्छा। हाँ, लेकिन हेमलेट किस परिवेश का है? हेमलेट है आपका, सीधे अगर करें उस परिवेश में कर रहे थे हम, क्योंकि एक्टर थे, हम चाहते थे इसको दूसरी भाषा में करना। हम चाहते थे इसको बुंदेली बघेली में करना। अच्छा। लेकिन एक्टर थे, एक्टर इसमें डायलॉग अच्छे हैं, एक्टिंग एक्टर के लिए बहुत स्कोप है। एक्टरों ने कहा कि नहीं भैया, राम भैया वो हिंदी में करिए। क्या हम लोग को थोड़ा सा, अब हिंदी का रहता है ना शौक, हिंदी में करेंगे तो ये फिल्म मिलेगा, वो फिल्म मिलेगा, ये फिल्म के लिए इस फिल्म पालना प्रोड्यूसर हमें वो देख लेगा तो अच्छा करेगा, फोक में कौन करेगा, हिंदी में किए। लेकिन परिवेश जो था पूरे वो डेनमार्क का जो कहानी है, पूरे परिवेश वही है। गाने अंग्रेजी गाने ही डले, अंग्रेजी गाने बकायदा आता है। अच्छा। इसमें ओफिलिया का गाना नहीं है, शेक्सपियर में नहीं लिखा है। ये शेक्सपियर के एक दूसरे नाटक से लिया गाना, दूसरे नाटक का गाना ओफिलिया पे रिकॉर्डिंग गाना यहाँ जोड़ा। और जो आता है जहाँ पे जब भी भूत आता है, उसका हेमलेट के पिताजी का, उसका पिताजी का नाम का था भी हेमलेट था। अच्छा। हेमलेट के बाप का नाम भी हेमलेट था। अच्छा। तो जब भूत जब भी आता है तो ये वैसे डरावना और भूत का आना, उसके पहले हमने अंग्रेजी गाने और बकायदा बॉल डांस वगैरह करवा के, उसमें मेहनत ज्यादा, वो मैंने तैयार किया था 5 महीने। अच्छा। हेमलेट 5 महीने में किया था। हेमलेट में मैं उसमें हेमलेट तो चूंकि उस समय मैं हेमलेट करने के उसमें नहीं था, क्योंकि हेमलेट 18 साल का लड़का है, उसके लिए तैयारी फिजिकली, तलवारबाजी, फेंस जो जाता है, ये हमने देखा था, बीएनए में ही देखा था, दिखाया गया था क्लास प्रोडक्शन में, लॉरेंस ओलिवियर का हेमलेट। अच्छा। और लॉरेंस ओलिवियर का ये आपका ओथेलो। तो बताया भी लोगों ने कि जुगल जी ने बताया कि देखो 50 वर्ष में, 50 वर्ष के हैं ये लॉरेंस ओलिवियर जब हेमलेट किया है। 18 साल का लड़के का, 18 साल के लड़के का रोल 50 साल का आदमी किया। तो हमने वो सब सुन रखा था, हमने कहा कि 18 साल के लड़के का रोल, फिर हेमलेट दूसरे से करवाया, एक लड़का है उससे करवाया मैंने, उसमें फिर भी उसके चचा का रोल किया, क्लाउडियस। क्लाउडियस जो भाई है मारता है और जो शादी कर लेता है। तो उसमें भी हमने गाने डाले, क्योंकि ये चीजें ऐसी हो गई हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे ठीक ठाक करना है। ठीक ठाक से मतलब ये है कि हम जब कहते हैं कि ऑडियंस को, हमको ऑडियंस के सामने जाना है, तो ये भी ऑडियंस कहीं बोर ना हो। अच्छा, बोर से मतलब ये नहीं कि गाने जो हैं, जैसे बताया ना ब्रेख्त साहब का, कि ब्रेख्त को सब लोग जानते हैं कि गाने उनकी कहानी कहते चलते हैं। तो गाने वो हो जो कहानी कहते चले, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ब्रेख्त लिरिक्स नहीं डालते थे, ब्रेख्त जो है वो उसको वो नहीं करते थे। हमारा थोड़ा सा ये है कि इसमें गाने के मतलब ट्यूनिंग जो है, ट्यूनिंग नहीं होता था, वो कहानी कहता था, ला 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 ला, ये गाना कहते थे, रिदम पे चलता था। जो कि रिदम पे बाद में आपको देखा होगा बहुत फिल्में भी बनी है सिर्फ रिदम बीट देके। रहमान साहब का देखिए ना, रिदम पे ही पूरा गाना कितना बेहतरीन होता है। लेकिन हमारा थोड़ा सा वो म्यूजिक और थोड़ा सा उस पे बहाव पे चलता है, उसको सुगम संगीत नहीं कहेंगे, लेकिन म्यूजिक भी है, म्यूजिक भी आता है। तो उस गाने के म्यूजिक प्ले के मूड के अनुसार ही म्यूजिक रहता है। ऐसा भी नहीं है कि लगे कि अलग से गाना है। आप देखिएगा कोई नाटक हमारा क्या, हमने भी कोणार्क तो शानदार हुआ, कोणार्क भी देखें, हेमलेट देखें, दूसरे नाटक भी किए देखें, दूसरे बाहर किया, सर्जा शिवाजी किया जो शिवाजी के उस पर है,
तो उस पे कथानक पढ़ने के अनुसार उसमें जो है, उसमें अपनी कल्पना शक्ति की कहाँ किस तरह से इसमें चीजें डाली जा सकती हैं, इम्प्रोवाइजेशन से कैसी चीजें बनती हैं। अच्छा, इम्प्रोवाइजेशन से बहुत सारी समस्याएं जो है हल हो जाती हैं। इम्प्रोवाइजेशन जो है प्रोडक्शन का सबसे बेस्ट तरीका है जी। तो अब उसमें हाँ, तो ये तो आपने यही पूछा था कि कुछ दुश्वारी डायरेक्शन करने में, एक्टिंग करने में, तो ये दुश्वारी मुझे नहीं हुई। दुश्वारी होती है, एक नाटक किया था जब मुझे SNA अवार्ड मिला, तो उस समय एक नाटक करना होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हमने किया। चेखव का है स्वान सॉन्ग। अच्छा। 2 पन्ने की स्क्रिप्ट है, 3 पन्ने। एक व्यक्ति है लावास्को, एक व्यक्ति है जो कि अपनी कहानी 2-3 पन्ने में कहता है। 25 मिनट का है वो, 20-25 मिनट। 20-25 मिनट के नाटक को मैंने 1 घंटा 40 मिनट किया है। क्या बात है। और मेन जो है कैरेक्टर, उसका मेन रोल मैंने किया, उसमें मुझे तक कठिनाई हुई। मतलब डायरेक्शन भी करो और वो रोल करना, क्योंकि वो टफ रोल था। एक बूढ़ा जो होता है, पूरी जिंदगी जिया और स्टेज पर, और कोई वो चेखव की अपनी हिस्ट्री है, कहानी है शायद। स्वान सॉन्ग जो किसी के मरने पे जो हंस जो है, हंसों का गीत वैसे है इसका, लेकिन उसको हमने नाम बदला। और उसमें उसकी वो ट्रेजेडी है, दरअसल एक कलाकार की ट्रेजेडी है उसमें बहुत परेशानी हुई। उत्सर्ग के नाम से हमने किया, उत्सर्ग। एक कलाकार जो हमने पढ़ते पढ़ते ही लगा कि स्वान सॉन्ग, हंसों गाना, स्वांग सॉन्ग सुनने में तो साउंड जो है, सॉन्ग गाना आता है, लेकिन कहानी पढ़ने में ये होता है कलाकार कैसे अपने को समर्पित कर दिया समाज को, देश को, जिसको कोई नहीं मिला। लेवेट छोड़ के चली जाती है। गाँव मतलब ऑडियंस अब पूछती नहीं। ये जमाने में जिसकी तूती बोलती थी, खचाखच ऑडिटोरियम भरा रहता था। वो ऐसे काल में चल रहा है कि उसकी अब मतलब खाने के पैसे, इस तरह की कहानी है उसकी, एक कलाकार की जीवन। उसमें तकलीफ हुई, उसमें कठिनाई काफी हुई उसको डायरेक्ट करने में और एक्टिंग करने में। तो वो थोड़ा सा, हालांकि मेरी नजर से बतौर एक्टर की नज़र से तो उसमें खामी नहीं है, बतौर डायरेक्टर की नज़र से अब जब देखता हूँ उसको तो उसमें खामी है। उसको सच को स्वीकार करने में मुझे कोई वो नहीं होता है, कोई उजर नहीं होता है। उसमें खामी है तो, लेकिन खामी ऐसी खामी है कि जो कि सुधारा जा सकता है। तो अपने जगह पे किसी को खड़ा करके वो सुधर जाए, मतलब एक बार हो गया तो सुधर सकता है। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं एक्टिंग करने में और डायरेक्शन में। तो आपने कहा था कि एक्टिंग और डायरेक्शन का किस तरह से है, तो दरअसल मुझे हुआ ये कि थोड़ा सा ज्यादा हमें परेशानी तो हुई, लेकिन उस तरह की परेशानी नहीं हुई, क्योंकि एक संस्थान है ना। अब देखिए BNA का ही संस्थान है, BNA एक संस्था राय साहब ने खड़ा कर दिया। कब खड़ा, कितने दिन हो गए, संस्थान चल रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि संस्थान अब ये है किस तरह से चले वो अलग बात है, लेकिन वैसे नया थिएटर भी है, एक बना दिया, और इसकी ऑडियंस है, नया थिएटर की अपनी ऑडियंस है। जी। इसके शो हम मतलब अभी हम लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे शो कैंसिल हो गए, बैठे नहीं रहते हैं हम। पिछले साल, एक साल में कम से कम 30, कम से कम करते हैं तो 25 से 30 एक साल में करते हैं, क्योंकि उसी से हमारा एक्टरों का चलता है खर्चा पानी जो है। खर्चा पानी से मुराद ये है, खर्चा पानी वो खाना पीना नहीं है, खर्चा पानी है कि जैसे रहने के लिए घर और पानी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल। पैसे तो कम ही मिलते हैं, लेकिन ये सब नया थिएटर देता है, तो उसी शो से चलता है। कभी कभी ग्रांट नहीं भी आती है, बहुत दिनों के बाद नहीं आती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शो की रही है, शो से पैसे जो आते हैं रखे रहते हैं, उससे चलता है। सर, ये जो इस समय पे आज की पीढ़ी है जो बतौर एक्टर काम करना चाहती है, काम कर रही है, जो नए कलाकार जुड़ रहे हैं रंगमंच से, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? उनको किस तरह की एक तैयारी करनी चाहिए? उनके लिए क्या राय है?
कलाकार जो भी मजबूरी हो, जी मजबूरी तो है, थिएटर में पैसे नहीं, जी लेकिन थिएटर में पैसे है भी, ऐसा भी नहीं जी है। जी थिएटर की तुलना जब हम फिल्म से करने लगेंगे, थिएटर अलग है, फिल्म अलग है। बिल्कुल और फिल्मी कलाकारों का थिएटर का, हमारा थिएटर का, हिंदी थिएटर का, जी बाकी थिएटर की नहीं बात, हिंदी थिएटर का दुर्भाग्य ये है कि जी जो हिंदी थिएटर से फिल्मों में गए, उन्होंने थिएटर को अलविदा कह दिया। बिल्कुल या थिएटर किया कब? जब आपके रिटायरमेंट का समय आया तब। अब जैसे मैंने बताया अयूब खान का, वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये मैंने किसी की शिकायत नहीं किया, किसी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होना यही चाहिए, जैसे मैं अनुभव से बता रहा हूँ। अयूब खान ने कहा कि हम वही राम भाई, अभी भी हम थिएटर करते हैं इंग्लैंड में, और जिस तरह थिएटर की भीड़ आती है उसी तरह फिल्में आती है, और थिएटर में जब भीड़ आएगी, जब पैसे बिकेंगे, जैसे हमने कहा कि थिएटर शो बिकते हैं, तो आप देखिए ना, इंग्लैंड में जितने भी थिएटर हॉल हैं, खचाखच भर महीनों बुक रहते हैं, एक ही नाटक चलता रहता है। बोले मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं सीरियल भी करता हूँ, ये नहीं है कि मैंने फिल्म किया तो थिएटर छोड़ दिया। थिएटर में, मेरी नजर में थिएटर जितनी अहमियत है, उतनी अहमियत फिल्म की है। जी सर, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ अगर एक बार रंगमंच से छूट गए और फिल्मी करियर शुरू हो गया तो रंगमंच बिल्कुल छूट ही जाता है। मराठी थिएटर देखिए जी, बांग्ला थिएटर देखिए, गुजराती थिएटर कितना रिच है। गुजराती थिएटर, परेश रावल साहब गुजराती थिएटर से गुजरात थिएटर भी करते रहे, फिल्म भी करते रहे। मतलब हिंदी एक्टर क्या है कि हिंदी एक्टर जो भी हो, हमारे हिंदी रंगमंच में जो गए हैं, बुरा नहीं है जाना, हम ये नहीं कहते कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए करते हैं कि चलो हमारा थिएटर इसीलिए आदमी करता है कि महत्वाकांक्षा रहती है शोहरत का, दौलत का। तो हमने उसको एक, आपको आएंगे, मैं एक दो स्पीच जरूर सुनाऊंगा कि उस पे, जिसपे हम जोड़ते भी हैं कुछ अपने तरीके से, लेकिन लगेगा नहीं कि आपको जोड़ा हुआ स्पीच है। बिल्कुल। तो ये हाल होगा हिंदी थिएटर। तो हमारे जो नए लोग आ रहे हैं, उनमें ये धारणा बन गई है, थिएटर करें, चलें फिल्म मिल जाएगा, फिल्म के स्टार हीरो बन जाएंगे। तो इससे थिएटर का क्या है, थिएटर का इससे भला नहीं होने वाला है। हिंदी थिएटर जो कहते हैं ना, जा रहा है, नीचे जा रहा है, हालांकि नीचे नहीं जा रहा है। करने की बात है, जीवटता की बात है, हिम्मत की बात है। आप करें, आप जाइए ना छोटे जगहों पे, क्या ऑडियंस आती है। मैंने आपको एक जगह का किस्सा बताया कि गए थे हम बहुत कम पैसे में शो करने, बहुत कम पैसे में, मतलब 20 हजार में शो करने गए, बलछाट की 20 हजार में शो करने गए। ऑडियंस जब देखती है, वहां से चंदा करके 45 हजार रुपये मुझे कैश दे, मैं आ जाता है। अच्छा। तो लेकिन जगह है, आपका जगह है, छोटा जगह है, जहाँ पे हजारों ऑडियंस बैठी है। अब हम क्या है कि हमारे हिंदी थिएटर करने वाले वहां जाएंगे, ऐसी जगह पे करेंगे। एक हमारे मित्र हैं यहीं के, भोपाल के हैं, सागर के, नया थिएटर में रहे, बॉम्बे में भी बहुत सारे ऐड किया उन्होंने, पेप्सी का किया था, मिरिंडा किया था। अब आए यहाँ पे थिएटर से जुड़े हुए थे, यहाँ उन्होंने एक प्रोजेक्ट उनको मिला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इंडिविजुअल प्रोडक्शन ग्रांट, नया थिएटर में आए करने, वैशाली की नगर बधू आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास पे शो हुआ। हमने कहा कि देखो, इसको पटना में करें या मुझे वैशाली में करें, वैशाली की कथा है ये, और वैशाली गणतंत्र जो है, इन दुनिया को अगर किसी ने दिखाया है तो हिंदुस्तान ने आईना दिखाया हर चीज में। हिंदुस्तान के कल्चर ने, हिंदुस्तान के विद्वता ने, चाहे आर्यभट्ट ने वो शून्य पे किया हो, गणित में किया हो, सत्ता में गणतंत्र का पहला फार्मूला दिया वैशाली ने दुनिया को। ये गणतंत्र राजतंत्र था, अधिनायक तंत्र था, गणतंत्र से शासन होता है। तो शासन में क्या, कम्युनिटी शासन, इस तरह की नहीं थी। उस शासन को अगर दिखाया जाए वैशाली में, पटना में, तो स्पॉन्सर मिल जाएंगे। हम लोग को आगे बढ़ने की, थोड़ी सी तलाशने की पड़ते हैं, तो वहाँ करेंगे। आ रहा है वो वैशाली फेस्टिवल,
तो कहते क्या है कि राम भाई, ये शो तो बड़े बड़े महानगरों में होगा, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, बड़े बड़े टॉकीज में, बड़े बड़े थिएटर हॉल में होगा, तो कहाँ जाएंगे वहां करने वैसे। अब बताइए, ये आलम है। शो बैठ गया, शो नहीं हुआ, वहां करते तो हो सकता है 500 और मिल जाता जी। तो हिंदी थिएटर की, हिंदी मानसिकता हमारी ऐसी हो गई है। इसी तरह के एक्टर भी आ रहे हैं जी कि हम थिएटर करें और चल दें बॉम्बे सीरियल करें, सीरियल में पैसा है, क्योंकि मजबूरी है उनकी। जी एक तो मजबूरी है कि हमारे यहाँ कई एक्टर जो हैं, हम ही खुद बताइए ना, हम ग्रेजुएशन किए हुए, अब एमए किए हैं जाके नाट्य कला में, यहीं से अटल बिहारी वाजपेयी से किए हुए, पढ़े लिखे लड़के सब, कोई इंजीनियर, हालांकि ये शौक की बात है, बेकारी की बात नहीं है, शौक से भी आते हैं लोग। इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा, जैसे मुझे फौज में मन नहीं लगा, हम चले आए, तो इंजीनियरिंग में मन नहीं लगा, आ गए, चलो नाटक में मन लगता है, मन तो लगता है तो मजेदार चीज, रोमांच का चीज है। और नया थिएटर में तो और है, नया थिएटर में वो भोपाल में हम हमें नहीं याद आता कि हाँ एक शो किए थे पिछले साल, और बस 2019 में एक शो किए थे, 2 शो इस साल होने वाला था, और बाहर किए 35 शो। तो भोपाल में वैसे भी हमारा घूमते रहते हैं, एक बार बेंगलोर गए, बेंगलोर पूरा बेंगलोर को छान मारा, हैदराबाद गए, पूरे बेंगलोर हैदराबाद के शहरों में, छोटे छोटे शहरों में जाके करते रहे, बस है, बस पे चले, शो किए वहां पे, फिर रात में रुके। थिएटर हॉल है, हिंदी में नहीं है। हिंदी थिएटर में आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल में, बंगाली थिएटर क्यों रीच है, बंगाल की म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम का हॉल देखिएगा तो आपका दिमाग खट्टा हो जाएगा, इतने बेहतरीन है हॉल। छोटे छोटे शहरों में थिएटर हॉल की बात कर रहे हैं जी। अपने यहाँ एक तो थिएटर हॉल की कमी है। हम मुजफ्फरपुर में, दरअसल कर्म भूमि मुजफ्फरपुर में जाके नाटक करते हैं, इसलिए करते हैं कि कम से कम भोपाल में तो थिएटर बहुत रीच हो गया है, छोटे जगह जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, मुजफ्फरपुर से, हमारे घर से दूर है मुजफ्फरपुर में मेरा ससुराल है जी। तो वहाँ थोड़ा शहर है, थोड़ी सुविधा है माइक की, साउंड की, लाइट की, और मंच, एक थिएटर, वहाँ मंच नहीं, थिएटर हॉल नहीं है। जब थिएटर हॉल नहीं है तो वहाँ के थिएटर करने वाले लोग जो हैं, सब थिएटर करना तो चाहते हैं, थिएटर कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन भाग जाते हैं, बॉम्बे चले गए, किसी ग्रुप में काम कर रहे, कोई एक्ट1 में कर रहा है, कोई अपने अरविंद जी के ग्रुप में काम कर रहा है, यहाँ आके कोई बंसी जी के ग्रुप में काम कर रहा है, कोई नया थिएटर में आ गया, कोई अलग साहब के थिएटर में चला गया जी, कर रहे हैं, वहीं से आके कर रहे हैं, कोई बालेंद्र सिंह के, मतलब इस तरह से लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं, कोई बॉम्बे चला जा रहा है। तो थिएटर, अब एक तो पहले थिएटर हॉल नहीं है अपने यहाँ, जबकि हर शहर में, जिले के छोड़ दीजिए, नगर निगम जो है, हर नगर निगम का में जो है, उसमें होना चाहिए, जो बनवाता है, बनवाए हैं लोग, आपके गुजरात में, बंगाल में, केरल में भी हमने देखा है। तो अपने यहाँ हिंदी थिएटर की यही है कि लड़कों के लिए लगन जब तक नहीं होगा, तब तक अरे वाह वाला नहीं होगा। बिल्कुल चल तो जाएगा, आप सीरियल कर लेंगे, आप सीरियल कर लें, बहुत सारे हमारे मित्र लोग हैं, बॉम्बे में भी हैं, बहुत काम कर रहे हैं वहाँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कम से कम वहाँ एस्टेब्लिश तो हैं, फिल्म से, सीरियल से करके वहाँ जिंदगी कर रहे हैं, थिएटर को छोड़ा न छोड़ा, करते हो न करते हो, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, जबकि हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की, हिम्मत तो देनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए कि अरे वाह वाला काम जो निकल के आए, वाह किया है, क्या किया काम, फिल्म भी किया तो फिल्म किया कि हाँ नहीं किया, तो कोई दिखने वाला काम। इससे मेरे भले मित्र लोग बुरा ना मानेंगे, लेकिन मुझे मेरे बहुत सारे मित्र हैं, नाम ना बताएंगे क्योंकि हो सकता है कि दुख लग जाए, कहते हैं कि एक हमारे क्लोज के ही हैं, तो यार अच्छा हुआ यार, थिएटर ही तुम करते रहे, हम थिएटर से एक पहचान, तो हमने पहचान तो देखो क्या है कि आप लोगों का वहाँ का ऑफ लाइफ वो अपने हाथ में जी। हम अगर मान लीजिए देख लिया, हमने देख लिया कि भाई फिल्मी एक्टर के रहन सहन है, उनके पास गाड़ियां ये हैं, सब एक्सक्लूसिव गाड़ियां हैं, सब एक्सयूवी हैं गाड़ियां, तो हम थिएटर करें, हमारे पास नहीं है, फिल्म करते तो होता, ये सब नहीं होता है, वो सब नहीं, आपके रहन सहन का तरीका जो अपने बनाते हैं वही चलता है, तो आपको अच्छा
इतने में खुश रहते हैं, खुशी का कोई पैमाना नहीं। जी। तो उसी तरह से थिएटर को यहाँ पे दुख मान लेना कि थिएटर में दुख है, दुख है, दुख होगा, लेकिन दुख को दुख ना मानिए, उसको एंजॉय करते हुए करिए। नए लोगों से तो मेरा यही कहना है कि भाई देखो, जो भी नए आते हैं, हम जानते हैं, हमारे यहाँ भी आते हैं। अब देखिए कि थिएटर एक सेमिनार में, एक वेबिनार में मैंने कहा, थिएटर कल, आज और कल। कल का थिएटर, आज का थिएटर, फिर आने वाला कल का थिएटर क्या होगा। आने वाला कल का थिएटर अभी से कोरोना ने बता दिया कि क्या होगा। इसको बड़े बड़े लोगों ने भी कहा कि अब हमें ये जाना होगा, ऑनलाइन जाना होगा, वेबिनार जाना होगा, क्योंकि ये थिएटर नहीं होगा, फिर एक दूसरा पता नहीं क्या, देखिए क्या बनता है, कौन सा रूप निकले। नाटक करने हम जाते हैं, चलते हैं, तो एक फिल्म करने गए, फिल्म आप लोग देखिए, उसी फिल्म से हमको फिल्में भी मिल रही हैं, बड़ी अच्छी है वो। मैं उसका इसका पढ़ा हुआ, सिंगापुर का है लड़का, पढ़ा हुआ, उसने किया था, एक वेब सीरीज नहीं है, शॉर्ट मूवी है, द मैनलीएस्ट मैन। अच्छा। जो हम लोग कर रहे थे फिल्म, तो हमने कहानी प्लॉट पूछा उससे, कैसे कैसे, बोले कि राम भाई करते हैं, देखिए तो क्या बनता है। हमने कहा यार हम लोग तो नाटक में करते कहते हैं कि करते हैं, ये स्क्रिप्ट आ गई है, करते हैं, देखते हैं कहाँ की ऊँट किस करवट बदलता है, तो ऐसे करते हैं। तो बिल्कुल लोग बड़े अच्छे तरीके से काम किया। वो न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है वो, तो उससे साथ पहली बार लगा कि हाँ मैं हिंदुस्तान में कोई फिल्म विदेशी उस पे कर रहा हूँ, उसके स्टाइल में, उसके नियम के तहत। जी जी। तो आगे आने वाला कल क्या होगा देखते हैं, कैसा बनाता है ऊपर वाला, किस तरह से। उसने तो बहुत सारा ज्ञान दे दिया है। तो थिएटर आज और कल का था, क्योंकि थिएटर में टाइम था, लोगों के पास टाइम था, कलाकारों के पास टाइम था, रिहर्सल के लिए वक्त नहीं होता था कि हम 3 घंटे करेंगे रिहर्सल। मतलब इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूशन से बाहर की जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करें। इंस्टीट्यूट में तो ये है कि चलो हम सवेरे से जाना है 10 बजे और 5-6 बजे तक है, एनर्जी रेपर्टरी है, श्री राम रेपर्टरी है, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का रेपर्टरी है, चाहे और रेपर्टरी है, हरियाणा वाला है, तो उसमें जाते हैं करते। लेकिन जो ग्रुप है, जिस तरह से ग्रुप रेपर्टरी आईटी है, उनके लिए क्या है कि अगर एक नया थिएटर में तो लोग पेमेंट पे हैं, मंथली पेमेंट है, क्योंकि ज्यादातर अब शहरी आए हैं एक्टर, लेकिन ज्यादातर ग्रामीण एक्टर ही हैं। से बिहार से भी अब आने लगे हैं, चूंकि मैं यहाँ हूँ तो बिहार से भी, पहले भी आते थे, अभी साहब के समय में भी आते थे। जैसे कि मैंने बताया कि आ रहे हैं लोग उधर से, लड़के आके छोड़ के उधर से थिएटर। तो अब टाइम नहीं है लोगों के पास जी। तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जैसे 3 घंटे का रिहर्सल है, तो 3 घंटे जैसे होगा सर वो जा रहे हैं। अच्छा, क्रिएटिव काम का जैसे हम अब देखते हैं, क्रिएटिव काम टाइम से नहीं तो होता है, मूड से, टाइम से नहीं होता, उसमें टाइम नहीं जी होता कि कितना टाइम लगेगा। अब कभी कभी एक सीन की रिहर्सल ही होती रहती है हमारे आगे, किसी सीन के में पूरा टाइम निकल जाता है। अब लोग जो है, जैसे हम एक साथ 2 नाटक कर रहे हैं, आगरा बाजार का, आगरा बाजार फिर दोबारा से तैयार कर रहे थे, और लाहौर का शो, इन लाहौर ने देखा, उसका शो लगा हुआ था IS एकेडमी में देहरादून में, उसका शो लगा है, और इसका शो कलकत्ते में लगा है, गुवाहाटी में लगा है, लखनऊ में लगा है। तो इसकी तैयारी दोनों साथ साथ, एक तैयारी तो हमने कहा कि चलो हम करेंगे 2 घंटा रिहर्सल इसका आगरा बाजार का, आगरा बाजार छोड़ेंगे, 2 घंटा करेंगे लाहौर का। अब लड़के आए बाहर से भी, बहुत लड़के आते हैं, अगर सुन दोनों हिंदी नाटक है, तो जैसे एक नाटक था तो नहीं सर हम तो नहीं करेंगे भैया, हो गया हमारा, हो गया। मतलब ये है कि हमारे यहाँ तो पैसे भी दिए जाते हैं रिहर्सल के, तो आ गए रिहर्सल में, आ गए तो हमारा पेमेंट हो गया, आज का पेमेंट हो गया, अब तो कोई काट ही नहीं सकता। तो चूंकि ये सिलसिला शुरू सदियों से चला आ रहा है, हबीब साहब का ही बनाया है, रिहर्सल के पैसे मिलेंगे, तो हम जो नियम तरीके बनाए हैं उन्होंने, वो नियम फॉलो होता है, वही चलता है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होता। तो चले गए साहब, हमें क्या करना पड़ा, फिर हमने कहा कि चलिए, हमने भी जिद कर लिया, चाहे हम हिम्मत नहीं हारते, हमने क्या कहा कि हम नहीं, दूसरे एक्टर करेंगे।
तो दूसरे एक्टर से तैयार किया दूसरा रोल। हम चाहते थे कि एक ही आदमी वो कर रहे, लाहौर भी कर ले, उसमें भी कर ले। तो भाई उनको कहा कि चलिए लाहौर आप करें, लाहौर कीजिए, अब आगरा बाजार अब दूसरा करेगा, उसमें वो भले होगा, उसका पेमेंट बनेगा और क्या होगा। लेकिन नाटक में तो असर नहीं आएगा। नाटक तो हमारा शो तो जो है, हमारा बुक शो है, उसमें तो नहीं होगा कि भाई तैयार नहीं है हम नहीं आएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा थिएटर में। तो नए लोगों में ये है। उसको सबसे बड़ी चीज है नए लोगों के लिए कि पहले, क्योंकि वो बताएंगे, लोग जाते हैं काम करने, स्क्रिप्ट पढ़ना, जैसे सन बताते हैं, पर सबसे बड़ी चीज है लगन। नए लोगों को सबसे पहले ये करना है, भूल जाना है कि हमको कल क्या करना है। कल क्या करना ये नहीं देखना है, अभी क्या, प्रेजेंट वर्तमान क्या करना है, इस तरह से करें। तो और इस ख्याल से ना आए कि हाँ चलो हम चलना फिरना सीख लें और चले जाएं। सीरियल की भरमार है, लोग सीरियल में, हालांकि कोई भी जा रहा है सीरियल में तो कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है कि हाँ बहुत मतलब गजब का किया। मेरे तो पहचान में अभी जो हिंदी से गए हैं लोग, वैसा तो कुछ नहीं है। हाँ कर रहे हैं लोग, हिंदी सीरियल में कर रहे हैं, लेकिन उर्दू सीरियल तो ऐसा है, उसका तरीका ही दूसरा है जी। वो तो कॉलेज से निकले और चलिए, वो खैर वो छोड़ दीजिए, वहां पे क्या है कैसा होता है वो अलग चीज है। लेकिन थिएटर करना हो तो उसमें धीरज और धीरज और धीरज। हबीब साहब भी कहते थे धीरज जब तक नहीं है तब तक थिएटर नहीं हो सकता। सर अब हम साक्षात्कार के अंतिम चरण में हैं। सर, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के प्रोत्साहन से श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी, निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी की इस पहल यानी रंग समागम 2020 के बाबत आपके विचार जानना चाहेंगे। बहुत दूरदर्शिता का ये पहलू है। बहुत अच्छा है, जितनी तारीफ की जाए कम है जी। बहुत अच्छी पहल है। इससे हम हो चाहे कोई, हम जितना जानते हैं, हमको जितना अनुभव है, हमने कहा, और लोग जो एक्सपर्ट लोग होंगे उन्होंने भी कहा होगा, इससे लाभ जो है, इससे लाभ हमको भी है। हमको जैसे आपने कुरेदा तो कुछ चीजें याद आ गई, तो हम भी अपने चार्ज कर लिए। स्टूडेंट्स के भले के लिए मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। और जितनी भी तारीफ की जाए, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग, भारतेंदु नाट्य अकादमी, डायरेक्टर साहब, सब लोग को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये किया। ये मतलब अच्छी सोच है, दूरदृष्टि है। इस पहलू में जैसे जिस तरह का काल है, जैसे हमने बताया, जिस तरह से हो रहा है, बैठने से तो अच्छा है, हाथ पे हाथ धर के बैठने, कुछ विजन तो है इसमें। विजन दिखता है कि आप जिस मकसद से कर रहे हैं, किस मकसद से कर रहे हैं, अपने कोई खास क्या मकसद है। इसका मकसद है कि हम शेयर करें, दूसरों से सीखें, दूसरों का जानें, अपना जन्माएं। बातचीत बच्चों में शेयर होगा, बच्चे जरूर इससे सीखेंगे। हालांकि कहने से बच्चे ज्यादा करने में सीखते हैं, लेकिन जिस तरह का काल है कोरोना में, जबकि करना मना है जी, हमने किया है, एक लाइन स्लोगन निकाला है कि करना मना है। जैसे डरना मना है ना, तो डरना मना है और करना मना है। कोरोना से डरना मना है और कुछ काम करना मना है। काम नहीं कर सकते। मना भी इसलिए गवर्नमेंट की बात नहीं कि सरकार मना की इसलिए मना है, मना अपना सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ हिफाजत के लिए मना है, समाज की हिफाजत के लिए भी मना है। हम रिहर्सल के लिए कई बार कदम उठाए, हिम्मत बांध के चले, यहाँ पे कई रिहर्सल किए, फिर देखा कि एक आध लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया। हमने कहा कि अरे बाहर से आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं, फिर अभी त्यागते हैं इस ख्याल को। तो अच्छी चीज है ये, बहुत हम तहे दिल से हम हार्दिक इसको स्वीकार करते हुए आभार प्रकट करते हैं सबका, भारतेंदु नाट्य अकादमी सभी स्टाफ का, आपका तृप्ति जी का, आशुतोष जी का, मंजू शर्मा जी हमारे बड़े, उनके बारे में तो एक दिन बात होती उन्हीं में होती जाएगी। जिस तरह से उन्होंने हमारी लखनऊ में रहते हुए भी हमारे बड़े अच्छे शुभचिंतकों में से, अच्छे मददगारों में से, सब मददगार हैं। कहते हैं ना जिसका ईश्वर, सब में हम ईश्वर का वो देखते हैं, तो ईश्वर की मदद से, ईश्वर की कृपा से सब हमको ईश्वरीय ही गुण दिखते हैं सब में, और सब ने हमारी मदद की। सबको मैं
बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद या बहुत बहुत। चलिए मैं अब विदा लेना चाहूंगा आप लोगों जी से। सर, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी, इतने विस्तारित रूप से हर चीज हर बात को समझाया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमसे जुड़े जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े कलाकार होंगे वो सब इन बातों का लाभ उठाएंगे, कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु नाट्य अकादमी परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, आज के दिन निकाला। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया।